हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी थी। परसेंट वी बाई वी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। फिर नॉर्मेलिटी में हमने इक्विवेलेंट वेट, वैलेंस फैक्टर, ठीक है, एक बेसिक आइडिया लिया था। तो नॉर्मेलिटी और वैलेंस फैक्टर को फिर से हम डिटेल में, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपका 11th का ही फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तब। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम बढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म्स है कौन सी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और फर्स्ट टर्म्स कौन सी है हमारी? परसेंट वेट बाय वेट और परसेंट बाय वेट। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग नेमिंग यूज करते हैं, तो वही ठीक है, हर तरीके से नेम में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों की यूज टू हो जाए। वेट की जगह मास भी लिख सकता है, परसेंट मास बाय मास और परसेंट बाय मास। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट किया जाता है W बाई W से। इसका मतलब क्या है? क्योंकि परसेंटेज की बात करें तो परसेंट तो आएगा ही। जो ऊपर न्यूमरेटर वाला जो W है वो बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करा था, तो न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आता है और डिनोमिनेटर में या तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। अभी तक जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास? सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला बता रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला बता रहा है हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेफिनेशन की अगर हम इसमें बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाय वेट और परसेंट बाय वेट और परसेंट मास बाय मास और परसेंट बाय मास। जिस तरीके हमने परसेंट वी बाई वी से रिलेट करना, बिल्कुल वहाँ वी बाई वी में हमने क्या बोला था? टोटल अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 ml है, टोटल सॉल्यूशन अगर हमारे पास 100 ml है, तो उस 100 ml सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है, वो उसका वॉल्यूम हो गया, वो परसेंट वी बाई वी हो गया। इसी तरीके से परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मतलब टोटल अगर सॉल्यूशन का वेट हमें पता लग जाए, और टोटल वेट कितना है? परसेंटेज है तो हमने मान लिया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से कितना ग्राम सॉल्यूट का वेट है वो हमारा क्या कहलाएगा? उसका परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। सही है, तो सिंपल से उससे रिलेट करता चल रहा हूं, तो बेसिक डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आएगी। फॉर्मूला अगर हम इसको लिखना पड़ा है तो कैसे लिखेंगे? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट लिख लो चाहो तो आप। इस मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया आप? 100 कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन, डिनोशन और डिनोट कैसे करते हैं हम, ठीक है, फॉर्मूला हो गया, और रिप्रेजेंट नाम किस किस तरीके से लिया जाता है, वो सभी चीज़ें इसमें कवर हो गई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें जल्दी से। चलिए फिर हम आगे बढ़ते इसमें। अगर मैं बोलता हूँ सिंपल सा, सबसे बेसिक सा, कि व्हाट डू यू मीन बाय 35% W बाई डब्ल्यू ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज का सॉल्यूशन बोला है तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि इसमें ग्लूकोज तो है ही, ग्लूकोज तो होगा ही, लेकिन और दूसरी चीज क्या सॉल्यूशन है? तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो या तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट अगर ग्लूकोज है तो दूसरा कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, और कंपोनेंट कौन हो जाएगा? वाटर। कौन हो जाएगा? वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब एक तो ग्लूकोज इसमें सॉल्यूट है ही, और दूसरा हमारा जो सॉल्वेंट कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट वाटर है, तो ग्लूकोज प्लस वाटर का ये सॉल्यूशन बना है। और वो सॉल्यूशन कितना दे रखा हमें? बाय 35% वेट बाय वेट दे रखा। इसका मतलब क्या है? तो बिल्कुल जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड है, कि अगर मेरे पास टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर टोटल 100 ग्राम अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, तो उसमें से 35%, ठीक है, जितना भी दे रहेगा उसका 35%, तो मैंने माना टोटल 100 है, परसेंटेज है तो 100 ले लो, तो उसमें से 35 ग्राम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। 200 ग्राम है तो 70 ग्राम, 300 ग्राम है तो इस तरीके से 35 ऐड करते चलो या मल्टीप्लाई बाय करते चलो। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग था। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ, तो वो हमें पता लग ही गया है कितना? 35 ग्राम। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारा कौन है? वाटर, उसका वेट बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल हमने कितना लिया? 100 ग्राम लिया, तो सॉल्वेंट या हमारा जो वाटर है
सॉल्वेंट जो वाटर है उसका वेट कितना होगा। तो हमें पता है जो सॉल्यूशन है वो तो बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट से मिलके बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का वेट पता है और मुझे अगर सॉल्यूट का वेट पता है तो सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं क्या, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100, वेट ऑफ ग्लूकोज 35, तो 100 माइनस 35, ठीक है, 65 ग्राम हमारा सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें तो इसने पूछा था इसका मीनिंग क्या, वो हमने बता दिया था बाय डेफिनेशन, और फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता तो वो भी यहाँ से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा एक क्वेश्चन था। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है C कार्बन और क्लोरीन का Cl, CCl4 बोलते हैं। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो मास परसेंटेज इसने किसका पूछा है, दोनों का ही पूछ लिया है, बेंजीन का भी बताओ और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही बताओ। दूसरी चीज, दो कंपोनेंट हमें दे रखे, एक तो बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसने बोला है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब एक तो बेंजीन दे रखा है और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है। बेंजीन का हमें मास दे रखा है 22 ग्राम, या मैं बोल सकता हूँ वेट दे रखा है 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हमें मास या वेट दे रखा है 122 ग्राम। तो इस केस में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो मैंने बोला अगर पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है, पानी है तो फिर वेट और मास और अमाउंट वो सब छोड़ देना, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानना। और अगर पानी नहीं है तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट। तो यहाँ पे देख सकते हो बेंजीन का अमाउंट कितना दे रखा, सिर्फ 22 ग्राम, तो वो कम है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दे रखा 122 ग्राम, जो कि क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हुआ सॉल्वेंट, बेंजीन हुआ सॉल्यूट, ठीक है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हमने मिक्स करा और एक सॉल्यूशन बनाया। तो उस सॉल्यूशन के अंदर आप बताइए कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंट क्या है, यही पूछा ना। तो चाहे तो आप वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए आप। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है कि मास जो हमारा सॉल्यूट है, तो ये मैंने बता दिया कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करा है। तो जिसका मास कम है, ठीक है, जिसका मास कम है उसको हमने क्या बोला सॉल्यूट, और जिसका मास ज़्यादा है उसको हमने क्या बोल दिया सॉल्वेंट। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है बेंजीन 22 ग्राम हमें गिवन दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करें तो CCl4 ये ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या सॉल्वेंट बोल दिया है। तो टोटल ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, तो टोटल अगर मैं बात करूँ कि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, दोनों का एडिशन ही तो होगा क्योंकि दो चीज़ से मिलके बना है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 22 + 22 4, तो कितना आ जाएगा टोटल 144 ग्राम। ये आ गया टोटल सॉल्यूशन का मास। बस अब परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ये डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, या एक की परसेंटेज निकाल लो दूसरी की 100 में से माइनस कर लो तो भी सेम आंसर आना है। वो मैथमेटिकल है, कैसे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए फिर दे रखा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैंने बोला जैसे अगर सॉल्यूट का मास निकालना है तो उसका मास न्यूमरेटर में ले लो, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 100 कर दो, तो ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेट आएगा समथिंग अप्रॉक्स 15.28%। एक तो सॉल्यूट का मेरे पास परसेंटेज आ गया, तो 100 माइनस 15.28% कर दो तो वो क्या आ जाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। एक तरीका ये सिंपल। दूसरा नहीं कि सर मेरे को तो सॉल्वेंट के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो सेम मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखो, सॉल्यूशन रखो, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 100 माइनस ये कर दो 15.28 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 84.72%। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सॉल्वेंट लिखो, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखो, या सॉल्वेंट की 122 नीचे 144 कैलकुलेट करोगे सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है
मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो सकता है आपने पहले सुना नहीं हो, मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को अगर हम डिनोट कैसे करते हैं तो थोड़ा सा इसमें यही प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे लिखा हमने भले कैपिटल एक्स है, लेकिन कैपिटल एक्स नहीं इकाई होता है, नहीं ठीक, सिंबल होता है, थोड़ा सा इसे टर्न होता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब ठीक है, बनाने में बार बार क्या होती है, परेशानी होती है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निम्बल एक्स बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके ये सिंबल होता है, सॉरी इस तरीके से और इस तरीके से करके कुछ सिंबल होता है ना, बनाने में थोड़ा मुझसे भी अब बन नहीं रहा है, नहीं हाँ अब बना है नहीं, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, एक्स टाइप में कोई सिंबल होता है, तो बार बार ही बनाने में दिक्कत होती है, सिंपल हम तो कैपिटल एक्स लिख देते हैं, और तुम भी एग्जाम में एक्स लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है। तो डिनोट किससे, हम सिंपल बोलते हैं एक्स से डिनोट किया जाता है, किसको, मोल फ्रैक्शन को। अब मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, नाम से आपको एक चीज़ पता लगा होगा, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की बात कब करते हैं, जब हम डेसिमल में आ रही होती कोई चीज़, पॉइंट में आ रही होती। परसेंटेज की बात कब करते हैं हम, जब आउट ऑफ 100 की हम बात करते हैं, और फ्रैक्शन की बात तब हम करते हैं आउट ऑफ 1 की बात करते हैं। तो 100 में से अगर मुझे बात करनी है तो मैं बोलता हूँ 20, 25, 33, 54, 65%। अगर फ्रैक्शन की बात करूँगा तो मैं 0.1, 0.3, 0.37, 0.8, 0.9, 0.4, मतलब ये फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन मुझे बताना। अब इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेशन ये है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन। कंपोनेंट का मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं। अगर एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है तब तो बाइनरी सॉल्यूशन हुआ, दो ही कंपोनेंट है, तो हो सकता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछे या हो सकता है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछे। जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में लिखो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में लिखो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब उस टोटल सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं, उस पूरे सॉल्यूशन में टोटल मोल्स किसके, तो सॉल्यूशन हमें पता है दो चीज से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, दोनों के टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में लिखना है और ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया उसके मोल्स लिखे। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया तो सॉल्वेंट के मोल्स न्यूमरेटर में लिखे और नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखे, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये तो हुआ बाइनरी कंपोनेंट की बात। अगर मैं कह रहा हूँ टर्नरी, क्वार्टनरी या पेंटनरी, मैं बोलता हूँ 100 कंपोनेंट मैंने डाल दी उसमें, तो फिर क्या, तो जिस भी कंपोनेंट के आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस पूरे सॉल्यूशन में उसके मोल्स कितने वो न्यूमरेटर में लिखे और नीचे टोटल सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो या 50 हो या 1 लाख कंपोनेंट हो, सबके टोटल मोल्स ऐड करके उसको डिवाइड कर दो बस। ये जो रेशियो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले तो डेफिनेशन लिख लें फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें जो डिस्कस करने के लिए, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें मोल फ्रैक्शन की और डिनोट इसको हम एक्स से करते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़े इसमें तो एग्जाम्पल के लिए, इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। अगर मैंने बोला मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए नाम दिया एक को बी नाम दिया। ए कंपोनेंट के मोल्स को मैंने Na से रिप्रेजेंट करा और बी कंपोनेंट के मोल्स को मैंने Nb से रिप्रेजेंट करा। तो ए के Na मोल्स डाले और बी के Nb मोल्स डाले और एक बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया। अब वो कह रहा है कि तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। तो अभी जैसा मैंने बोला कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स लिखा कैपिटल, सबस्क्रिप्ट में राइट साइड में ए लिखा, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दे। तो मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो एक्स ए लिख दिया है, इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जिस भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मुझे निकालने उसके उस सॉल्यूशन में मोल्स कितने वो न्यूमरेटर में लिखे। तो वो कितने मोल्स है Na, डिवाइड करके आप उस सॉल्यूशन के टोटल मोल्स लिखे और टोटल मोल्स कौन कौन है Na प्लस Nb। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना हो तो बस क्या करें, मोल फ्रैक्शन अगर आपको B निकालना हो तो यहाँ पे X लिखे, मोल फ्रैक्शन किसका, B का, तो B लिखा इज इक्वल्स टू, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ B लिखे आप, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ A
प्लस मोल्स ऑफ बी। बस अगर 3 कंपोनेंट होते तो नीचे में ए बी सी लिखता और ऊपर सिर्फ ए का पूछा तो ए आता, बी का पूछा तो बी आता और सी का पूछते तो सी आ जाता है। अरे बात समझ, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए अब इन जनरलाइज कर रहे हैं हम। अभी तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात करी थी, मैंने बोला था ना जैसे 1000 हो, 100 हो, 1,00,000 हो, कितने भी हो कंपोनेंट, तो मैंने जनरलाइज कर रहे हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आई कंपोनेंट है, आई 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000, 1 लाख, कुछ भी जो भी नंबर हो, आई कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव। आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मतलब उनमें से मैंने क्या करा, पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, ठीक है, ऐसे कितनी भी चीज़ें डाल दो सभी एक क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। तब जनरलाइज मैं कैसे लिखूंगा, अगर जो भी कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने शुगर क्या बोला कि शुगर का उसमें मोल फ्रैक्शन बताओ, आपने मिल्क डाला, उसमें पानी भी डाल दिया, ठीक है, उसमें बॉर्नविटा भी डाल दिया, हॉर्लिक्स भी डाल दिया, बादाम भी डाल दिया, सब कुछ जो डालना आप डाल दो उसमें, है ना, आपकी मर्जी। तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर एक का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स लिखूंगा मैं न्यूमरेटर में और डिवाइड टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। जितने भी कंपोनेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से एन आइथ कंपोनेंट के मोल्स हमें लिखने हैं। इसको और जनरलाइज करने के लिए ऊपर तो लिखा n1 और नीचे मैंने लिखा इसको इस तरीके से समेशन ऑफ ni। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं 1 + 2 + 3 4 आई तक जाके मेरे को ऐड करना है, तो सभी का क्या करना है, समेशन मतलब सबको ऐड कर देना। किसी को इस फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में भी लिख सकता है, और इस फॉर्म में नहीं भी समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 इससे ज़्यादा होते भी नहीं है हमारे, ठीक है, न्यूमेरिकल में, लेकिन फिर भी जनरलाइज लिख दिया। तो यहाँ लिखा था सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और क्या है इसको अभी हम देखते हैं। तो पहली बात तो मोल फ्रैक्शन जनरलाइज लिखा है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना वो न्यूमरेटर डिवाइड बाय समेशन ऑफ टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ इसका। और फिर इसने एक लाइन लिख दी है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। एक सॉल्यूशन के अंदर, मोल्स की बात नहीं कर रहा, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, 2 3 4 5 जितने भी, हर एक कंपोनेंट का आप क्या करें, मोल फ्रैक्शन निकाल लें, और उन सभी मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करोगे तो उनकी वैल्यू कभी भी 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर से सुनना क्या बोला मैंने, एक सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट ले लो, 2 5 10 15 20, और हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स न्यूमरेटर में लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे हर एक कंपोनेंट के 5 कंपोनेंट तो 5 मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। उन पांचों मोल फ्रैक्शन को x1 + x2 + x3 + x4 + x5, 5 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, और पांचों मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 आएगी। अब वो 5 कंपोनेंट हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑलवेज बी यूनिटी और 1। कैसे उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, छोटा सा एक्टिविटी एग्जाम्पल लेके आने। ठीक है, दैट इज, इसने क्या लिखा है, x1 + x2 + x ... कहाँ तक हमने बोला n, अगर मेरे पास n कंपोनेंट है तो उसको उन सभी का समेशन क्या होगा, 1 होगा यानी। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, और ये जो लास्ट लाइन जो हमने लिखी है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी, इसको भी एक छोटे से प्रूफ के साथ हम समझ लेते हैं। चलिए अब जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, चलो पहले प्रूफ देख लेते हैं, इसका छोटा सा है। ठीक है, थोड़ा सा फीजिबल एग्जांपल हो जाए, तो मैंने बोला एक सॉल्यूशन है मेरे पास, है ना, और उस सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, 3, है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, 3 कंपोनेंट ले लेता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, पहला मैंने क्या करा, ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इसके कोई ए कंपोनेंट है, उसके 2 मोल्स ले लिए, ये मान लो सिंपली। फिर मैंने कोई दूसरा कंपोनेंट लिए,
उसके 3 मोल्स ले लो आप, है ना, और फिर एक और कोई कंपोनेंट ले लो, उसके 1 मोल ले लो। ऐसे कितने भी कंपोनेंट ले लो और कितने भी मोल ले लो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया क्या कि ए कोई पार्टिकल है मेरे पास, ए कंपोनेंट है, उसके जो मोल्स है वो Na है और कितने दे रखे मुझे 2। तो मोल्स ऑफ ए कोई कंपोनेंट है, उसके मोल्स को मैंने Na से रिप्रेजेंट करा और वो कितने दे रखे 2, तो मैंने 2 डॉट ये बनाए सर्किल, तो 2 मोल इसके हैं। इसी तरीके से अगर मैंने बोला B कोई मेरे पास कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, उसको उसके मोल्स को मैंने NB से रिप्रेजेंट करा और 1 2 3 मोल्स है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी तरीके से C कोई कंपोनेंट है, C कंपोनेंट के जो मोल्स है वो मैंने लिखे 1। ठीक है, ये एक तरीके से गिवन दे रखा, मुझे एक सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है ये। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक, एक एक का क्या कर रहा हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन दे रखी है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिख के मैंने ऐसे लिख दिया है। अब सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो मोल्स ऑफ मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, जितने भी कंपोनेंट है उनके लिख दो। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं, ए के मोल्स कितने 2, तो और टोटल मोल्स कितने 2 + 3 + 1 6, तो यहाँ पे लिख दिया 2/6 जो कि कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल ले आप, तो मोल्स ऑफ बी न्यूमरेटर में और मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सही है। बी के मोल्स कितने दे रखे 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाल ले आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो सी के मोल्स कितने हो जाएंगे 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाले, तो जितने भी आपको कंपोनेंट दे रखे उन सभी के आप मोल फ्रैक्शन निकाले और अब इन सभी को ऐड करें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ XA प्लस XB प्लस XC। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखना XA की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 प्लस XB की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 और फिर 1/6। इसको आप सॉल्व कर ले, एलसीएम ले 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 + 3 + 1 फिर 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सिंपल से इस तरीके से एक छोटा सा प्रूफ के टाइप में, प्रैक्टिकल कुछ भी 3 5 10 15 कितने भी कंपोनेंट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का जब मोल फ्रैक्शन करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके लिए, तो ये आप स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑलवेज यूनिटी और 1। ठीक है, चलिए तो इस छोटे से प्रूफ को आप कॉपी कर ले ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें कई बार एक टर्म मोल फ्रैक्शन के साथ एक टर्म और आपको देखने को मिलेगा मोल परसेंट। तो ये क्या चीज़ होती है, तो मोल परसेंट कोई नई चीज़ नहीं है। जो मोल फ्रैक्शन हमें बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो हमें बता रहा है कि 1 से छोटी वैल्यू होगी, अब उसी को मैंने क्या कहा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आउट ऑफ क्या बताएगा 100, तो परसेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन को जब 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो क्या बन जाएगा मोल परसेंट बन जाएगा। तो वाइस वर्सा है, अगर मुझे मोल परसेंट पता है तो मैं मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे मोल परसेंट पता है तो 100 से डिवाइड करूंगा और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूंगा, और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मोल परसेंट भी निकाल लूंगा, सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरह के टर्म्स अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में देखने को मिल जाए तो परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी कॉपी कर ले जल्दी से। चलिए उससे पहले एक चीज़ और है ना, ये आपको फिर से हेल्प करेगी कई सारे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो मैं यही बता देता हूँ इसको। अगर मैं कहता हूँ, ठीक है,
ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉरी, अगर मैं बात करता हूं बाइनरी सॉल्यूशन की, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास क्या है, दो ही कंपोनेंट है। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मेरे पास दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा कुछ, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, और दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, हमेशा 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों का समेशन 1। अगर मैं यहां पे कहता हूं इफ एक्स ए इक्वल्स टू 0 लिख दूं, इसका क्या मतलब है, एक्स ए इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा और ऐसे समझिएगा कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक तो एन ए के मोल्स दे रखे होंगे फॉर एग्जांपल 2, और बी के मोल्स मैंने मान लिया कुछ ना कुछ होंगे 3, ये मतलब है। अब एक्स ए की वैल्यू 0 कब आएगी, क्योंकि एक्स ए का मतलब तो क्या है, एक्स ए का मतलब है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी, और ये पूरी वैल्यू 0 कब होगी, जब न्यूमरेटर 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो मैथमेटिकली मुझे पता है 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो इनफाइनाइट थोड़ी, मुझे 0 लाना है। और 0 कब आएगा, जब मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, 0। अगर मोल्स ऑफ ए 0 हो गए, मतलब ये 0 कब होंगे, जब ए तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या, वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में है ही नहीं। आ रही मेरी बात समझ में, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, दैट मीन्स दैट कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अगर बाइनरी है तो एक्स ए 0 है तो यहां 0 रखो, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, यानी सही है। अगर एक्स ए की वैल्यू 0 दे रखी तो यहां 0 रखोगे तो एक्स बी की वैल्यू अपना आप क्या मिल जाएगी, 1। दैट मीन्स किसी की भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1, ए की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कब होगी, जब वो प्योर होगा। कभी भी अकेले मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 नहीं होती, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 हो रहा है, और अकेला मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है, सिर्फ उसमें बी प्रेजेंट है, तभी तो 1 होगा। क्योंकि यहां पर क्या लिखूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन ए, तो क्या, जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब ये एन ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब एन बी अपॉन एन बी क्या आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/3 अपना 1 आ जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ उसमें बी ही प्रेजेंट है। आ रही मेरी बात समझ में। तो यहां पर ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0 आ गया, दैट मीन वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में है ही नहीं। और अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया तो सिर्फ वही एक ही कंपोनेंट है, वो सॉल्यूशन है ही नहीं है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां पर थोड़ा तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, तो समझा मैंने इसको दिया है, और इसको फिर से एक बार थोड़ा सा बस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए कंपोनेंट इज एब्सेंट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स बी की वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी, 1। और इसका मतलब क्या होगा, अगेन इसका मतलब अपना आप हो जाएगा फिर अगेन, दैट इज ओनली बी इज प्रेजेंट, बी इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर ली इसको। चलिए अब बढ़ते आगे, इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन लिखा हमें यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास। इसने बोला एक सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 है, तो मुझे उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और ये भी दे दिया कि वो जो H2SO4 है वो 98% बाय मास है सॉल्यूशन में, क्योंकि H2SO4 के अलावा और कुछ नहीं दे रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बार बार ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर यही क्वेश्चंस पढ़ोगे, यही करोगे, तब गलती तुम करोगे कि सर इसमें दूसरा कंपोनेंट पता नहीं लग रहा है। कुछ नहीं दे रखा, सॉल्यूशन लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया। तो H2SO4 के अलावा कौन है दूसरा, वाटर। ठीक है, तो वीडियो पढ़ के अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू इसको वीडियो देखते रहें और सॉल्यूशन देख लें। तो 98% बाय मास का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम है तो उसमें से 98 ग्राम कौन है, H2SO4 है, तो रिमेनिंग 2 ग्राम कौन होगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा या दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, जो भी है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आता है, ठीक है, मैं यही क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने पहले भी शायद लेक्चर में बोला था, अगर आपने नहीं सुना हो तो ध्यान से सुनना। मैंने बोला था अगर पानी के अलावा और कोई सॉल्वेंट है तो अब हम क्या करेंगे, कम और ज़्यादा देखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जैसे भी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल लिया था। अगर पानी आ जाता, अब उसका अमाउंट भले ही थोड़ा सा ही हो या बहुत ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पानी आ गया, अगर H2 आ गया एज ए सॉल्वेंट, तो हमेशा उसको आपको सॉल्वेंट कंसिडर करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर। सॉल्वेंट या वाटर का जितना भी अमाउंट है वो सबसे मिनिमम हो या सबसे ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाटर आ गया तो उसको बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना, सॉल्वेंट। उसके अलावा जो भी दे रखा वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। तो यहाँ पे भी H2SO4 बाय मास 98%, मतलब 90 वेट बाई वेट दे रखा हमें, मतलब 100 ग्राम में से 98 ग्राम तो H2SO4 ही, सिर्फ 2 ग्राम ही पानी है, फिर भी पानी को ही क्या मानना है, सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे हम क्वेश्चन को। तो 98% H2SO4 by weight means 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 98 ग्राम ऑफ H2SO4 by mass। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है बाय डिफॉल्ट, जैसा कि मैं बता रहा, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का वेट, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को कैलकुलेट एक्चुअल में करना क्या, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे पता होने क्या चाहिए, मोल्स पता होना चाहिए। और मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, तो मोल्स का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो H2SO4 का मॉलिकुलर वेट तो मुझे पता है, 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का 64 ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। इसी तरीके से वाटर का भी H2 का मुझे पता है 18 ग्राम होता है। तो वेट मुझे पता होना चाहिए, और वेट यहाँ से इस डेटा से मुझे पता लग गया कि 98 ग्राम तो क्या होगा, H2SO4 होगा, और 2 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से हम मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकल के तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, उसको मैंने N1 नाम दे दिया। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट कितना दे रखा 98, मॉलिकुलर वेट भी क्या है 98। ये 98 कहाँ से, 98% H2SO4, वेट बाई वेट, या हम बोलते हैं ना परसेंट बाई वेट, जो अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आज के लेक्चर में, वही। तो 98 वहाँ से, और ये मॉलिकुलर वेट इसका 98 होता है, तो यहाँ से इसके मुझे पता लगे 1 मोल होगा। अब पानी के मोल निकाल लिया, पानी के मोल क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते, और आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़े इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा, N2 से, और इसका गिवन वेट कितना दे रखा हमें 2 ग्राम, मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो 2/18 मतलब 1/9 हमारे पास क्या आ गया, इसके मोल्स आ गए। ठीक है, पूरा डेसिमल में फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, उसको क्योंकि इसको 1 नाम दिया तो इसको भी X1 नाम दे दिया। तो मोल्स ऑफ H2O जो कि कितने हैं, H2SO4, यानी फॉर्मूले में चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, और N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने 1, और नीचे 1 प्लस, और N2 की वैल्यू कितनी 1/9। बस इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू बस ध्यान रखना, आंसर कभी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, इन बिटवीन 0 एंड 1। ना तो 1 के बराबर हो सकती है, ना 0 हो सकती है। 0 के मतलब वो कंपोनेंट है ही नहीं, और 1 के बराबर हो जाएगी तो वो सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसा कि अभी मैंने बात करी थी। ठीक है, तो 0.9 आ जाएगा। अगर मेरे से H2 का भी मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो हमें पता है X1 प्लस X2 क्या होगा, 1 होगा। तो X1 की जगह रखे 0.9,
तो 1 माइनस 0.9 तो 0.1 आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो N2/N1 + N2 से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कैसे भी उसको ट्राई करो। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते फिर इसमें हम थर्ड कंसंट्रेशन टर्म मोलेलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी मोलेरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये मोलेलिटी स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों में एक डिफरेंस और है, सुनने में सेम से लगते हैं लेकिन काफ़ी मेजर डिफरेंस है। अब अगर आपको याद है तब तो अच्छा, और नहीं तो पहले नोट्स पलट के देख ले। मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या है? कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं कैपिटल M। मोलेरिटी R, मोलेलिटी L, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो उस पर आते हैं हम, इसको डिनोट स्मॉल m से करते हैं। अब कंपेयर करते चल रहा हूँ साथ के साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोलेरिटी, फिर ये है मोलेलिटी, नोट्स खोल के देख लेना भले। उसको डिनोट करते थे हम कैपिटल M से, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेरिटी। वहां पे भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते थे मोलेरिटी में, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं न्यूमरेटर में, लेकिन वहां बात करते थे हम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है, और यहां हम बात कर रहे हैं कि 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स है सॉल्यूट के। दोनों में डिफरेंस है। पहले तो डिनोमिनेटर में यहां पर सॉल्वेंट आ गया, जबकि वहां क्या था? सॉल्यूशन। दूसरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं मास के रेस्पेक्ट में, 1 kg सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, वहां बात कर रहे थे हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, 1 लीटर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। आ रही बात समझ? ये बेसिक डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर मेरे को इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो न्यूमरेटर में लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जबकि मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या थी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखा हुआ था यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये एक अकेली कंसंट्रेशन टर्म है टोटल 8 में से, जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। इससे पहले सभी में सॉल्यूशन आ रहा है नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको यूनिट की अगर हम बात करें इसमें, तो वहां पर मोल्स को तो हम मोल्स ही बोलते हैं, और वहां पे लिखते थे पर लीटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर केजी सॉल्वेंट है तो मोल्स पर केजी, या जैसे वहाँ मोलेरिटी को मोलर बोला जाता था, या मोलेलिटी को मोलल बोला जाता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे भी अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना। और स्मॉल m से भी इसको रिप्रेजेंट कर दे। देखो डिनोट इसको करते भी m से, और यूनिट में भी स्मॉल m लिख देते थे। जैसे मोलेरिटी में डिनोट भी कैपिटल M से करते और यूनिट में भी कैपिटल M लिख देते थे। और इसको लैंग्वेज में जैसे वहां मोलर बोला जाता है, 1 मोलर 3 मोलर सॉल्यूशन, वैसे यहां मोलल बोला जाता है। क्या? मोलल, MOLAL। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। अब है फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलेलिटी। जैसे हमने मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी के लास्ट लेक्चर में करा था, सेम मोलेलिटी के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसी के तरीके से, ताकि रिलेट कर पाओगे आप चीज़ों को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो हमने देख ही लिया। अब मोल्स को भी तो मैं लिख सकता हूँ। मोल्स को क्या लिखूंगा? मोल का कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? वेट वाला, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि वेट तो ग्राम में ही होता है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी किसमें होता है? ग्राम में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो क्या लिखा मैंने? मोल्स की जगह। अब मल्टीप्लाई बाय 1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर मास अगर ग्राम में दे दे तो जैसे वहां मैंने बोला था मोलरिटी में वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दे दे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? लीटर में। सेम कहानी यहाँ पे, अगर मास सॉल्वेंट का किसमें? ग्राम में दे दे तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? वापस ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ केजी में था और यहाँ ग्राम में, अगर ग्राम में दे देगा तो मुझे केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यानी आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो उसी के पैरेलल चीज़ें चल रही है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए
फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्वेश्चन लेते एक, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W. व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया कि एक बॉटल है उसके ऊपर 10% W/W लिखा है और वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मतलब लेबल्ड, मतलब उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, लेबलिंग कर रखी है कि ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और वो जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसके ऊपर सिर्फ इतना लिख सका 10% W/W ग्लूकोज, तो मोलैलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो जाते हैं जिसमें एक कंसंट्रेशन दे रखी है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे कंसंट्रेशन हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इतना पढ़ने के बाद अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मुझे मोलैलिटी के लिए बेसिक सी चीज़ चाहिए, क्या है मोलैलिटी की जो डेफिनेशन कहती है कि मोल्स आपको पता होने चाहिए सॉल्यूट के, वो आप कैलकुलेट कर ले, और सॉल्वेंट का वेट आप कैलकुलेट कर ले, ये दो चीज़ पता लग गई तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट का वेट कैसे कैलकुलेट करें वो हमें देखना है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन दे रखी है 10% वेट बाय वेट, 10% W/W, इसको आपको इंटरप्रिटेट करना है, इसका मतलब क्या उसको आपको समझना है बाय डेफिनेशन। इसलिए हर कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो डेफिनेशन याद नहीं रखो, या डेफिनेशन याद रख लो फॉर्मूला याद ना रखो। ठीक है, तो डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं, 10% W/W का मतलब क्या है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज दे रखा है और सॉल्यूशन दे दिया तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे रखा, तो वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वाटर यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब एक ग्लूकोज है और एक है वाटर, उन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया सॉल्यूशन। अब जो 10% W/W हमने क्या बोलते हैं, जो न्यूमरेटर में W वो बताता वेट ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में जो W वो बताता वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कुछ नहीं दे रखा, परसेंटेज है, तो मतलब क्या मान लें 100, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है। यानी तो ग्लूकोज कितना हो गया, हमें मिल गया 10 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो 100 माइनस 10 करें तो कितना आ जाएगा सॉल्वेंट हमारे पास, पानी 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट का अमाउंट भी मुझे मिल गया एक ही लाइन के अंदर, और सॉल्यूट का मास भी मिल गया। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर फॉर्मूला, वहाँ से आ जाएंगे मोल्स, और क्वेश्चन हो गया खत्म। आ रही बात समझ में, तो समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर ले, अदरवाइज देखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने लिखा मास ऑफ ग्लूकोज बाय डेफिनेशन क्या है 10 ग्राम, 10% W/W का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ 10% W/W। तो वहाँ से लिखा मैंने 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल क्या होगा 100 ग्राम, फिर मास ऑफ वाटर जो हमारा क्या है सॉल्वेंट, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 10 90 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और क्योंकि मोलैलिटी के अंदर, ठीक है, चाहो तो यहाँ कर लो या तो लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी के अंदर जो वेट होता है सॉल्वेंट का वो होता है केजी के अंदर। तो यहाँ पर हमें किस में दे रखा था, ग्राम में, तो हमने क्या करा 1000 से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज जैसे मैंने बता ही दिया फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 180 ग्राम। ठीक है, अब तो याद भी हो जाना चाहिए, कई बार यूज़ हो जाता है ये, तो ये 180 ग्राम हो गया नहीं। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, और समझ में आ गया तो खुद से जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ग्लूकोज हमारा यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूशन दे ही रखा है दोनों का मिक्सचर, और पानी हमारा क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। अब बढ़ते हैं आगे इसमें। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा क्या है ग्लूकोज। ठीक है, वो लिखेंगे हम। ठीक है, और कौन सा मैंने जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट वैसे लिख लो या अलग से मोल कैलकुलेट कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो मोल्स की जगह क्या लिख दूँ, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1000 इंटू, या तो आप लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन यहाँ पे हमने केजी में पहले कन्वर्ट कर लिया इसलिए 1 लिखा, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ ग्लूकोज कितना, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ सही लिखा। चलो, तो ये फॉर्मूला लिखा है सिंपल सा, और कुछ नहीं। तो वीडियो पॉज करके चाहो तो फॉर्मूला कॉपी कर ले,
ठीक है, हर चीज़ बार बार जितनी बार आप फॉर्मूले लिखोगे, जितनी बार आप डेफिनेशन लिखोगे, जितनी बार आप उनको पढ़ोगे तभी याद होगी। सिर्फ मेरे कह देने से, लिख देने से कभी याद नहीं होगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमेशा फॉर्मूले बार बार लिखने की आदत डालें ताकि याद भी तभी जल्दी हो पाएंगी। चलिए, तो बस यहाँ पर क्या करा हमने, वैल्यूज़ रख दी। मास कितना दे रखा 10, जो अभी हमने कैलकुलेट करा। मॉलिकुलर मास ग्लूकोज का 180 होता है इंटू 1 अपॉन, और 0.09 क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मोलिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी यानी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, मोल पर केजी भी बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल m लगा सकते हैं, या फिर मोलल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट और फाइनल हमारी कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ppm भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर इसका। ppm का मतलब क्या है, तो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल, और ब्रैकेट में ट्रेस लिखा है। ट्रेसेस मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत ही कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन ppm। अब ये ppm की जरूरत कहाँ पड़ेगी, ppm की जरूरत इसलिए पड़ गई कि कई बार कंसंट्रेशन ऐसा हम बोलते हैं ना, जहाँ तो हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ना के बराबर हो, वहाँ पे ppm की जरूरत पड़ रही है कि वो इतना कम है कि वो लो या नो लो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन में एक पार्ट, आप समझ सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ 1 मिलियन मेरे पास मोल्स है, ठीक है, 1 मिलियन मेरे पास मोल्स है, 2 सॉल्यूशन है मेरे पास ए और बी के, और ए और बी मिला के 1 मिलियन मोल्स है दोनों के। पता लग रहा है उसमें जो ए के मोल्स है ना वो तो एक ही है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बेवकूफ़ी है सर, उसको तो हम नेग्लेक्ट ही कर दो, इतने 1 मिलियन में एक लेके क्या कर लोगे। लेकिन उस 1 मोल की या उस 2 मोल की या उस एक पार्टिकल की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वहाँ पर हमें उसकी कैलकुलेशन करने पड़ती है। ठीक है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बहुत स्मॉल ट्रेसेस अगर हमें अवेलेबल होते हैं, या जहाँ उनको एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हम ये यूनिट यूज़ करते हैं ppm। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी को या बहुत छोटी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी या अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी मैंने बताया। तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है, अगर मुझे ppm कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे मैंने बोला कि उसके कितने पार्ट्स है, 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, या मोल बोल दो, 1 मोल है या 2 मोल है, कितने, और टोटल उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने या टोटल मोल्स कितने वो लिख दो आप। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। सिंपल ऐसा ही बोल सकते हैं कि जिसका भी आपको ppm निकालना है, उसके मोल्स ऊपर लिखे, जैसे मोल फ्रैक्शन कर देते हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, बस मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या कर दे, 6 कर दे, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मिलियन के अंदर। आई बात समझे, तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ppm में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जिसको भी ppm निकालना, उसके मोल्स न्यूमरेटर में, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, और वो बता देगा 1 मिलियन में उसके कितने पार्ट्स है या कितने मोल्स है यानी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वो देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ए सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। अब आपको पता है जो भी सी वाटर होता है, लेक वाटर होता है, उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ भी होती है। एक्वेटिक मतलब पेड़ पौधे भी होते हैं, मछलियाँ भी होती है, दूसरे जानवर भी होते हैं जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब किसी को भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस समुद्र के पानी में या लेक के, नदी के, झरने के पानी में, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ppm में। बट उतनी कम कंसंट्रेशन पे भी क्या होता है, हमारे एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो सर्वाइव कर जाती है। बट उससे भी ज़्यादा अगर कम होगी तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए देखना कई बार ज़्यादा जनरली, जैसे कोई मौसम चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो ऐसा लगता है कि मछलियाँ मर रही है या जो पेड़ है वो सूख रहे, इस तरीके से। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की, वो कम होने लगती है। ठीक है, कैसे होने लगती है, क्या होती है, सॉल्युबिलिटी वगैरह। एक्चुअल में हम 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का ही, उसमें हम ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हम पढ़ते हैं, तब वहाँ और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन अ सी वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। बहुत कम ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसको हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ppm में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ppm। अब ये तो बात हुई ऑक्सीजन की डिजॉल्विटी की बात।
और मैं कह रहा हूँ कि यही पानी के अंदर या एयर के अंदर जो भी, ठीक है, दिवाली पे हम थोड़े से पटाखे जला देते तो नेक्स्ट डे पता लगता है इंडेक्स के अंदर, ठीक है, जो AQI होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके अंदर देखने को मिलता है, न्यूज़ में आने लगता है कि भाई यहाँ पे पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत बढ़ गया या NCR के आसपास एरिया में बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो PPM में समझ सकते हो 1 मिलियन में 1-2 पार्टिकल्स भी बढ़ जाएंगे तो वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए अगर मैं बोलूँ वाटर पॉल्यूशन की बात करूँ या एयर पॉल्यूशन की बात करूँ तो वो जो पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन होती है वो भी PPM में एक्सप्रेस की जाती है कि थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, ये इसका दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चलिए, तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर लें। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर एंड एनी अदर यूज। ठीक है, तो फिर से एक ऐसा मान लो एग्जांपल या एप्लीकेशन है फ्लोराइड आयन की। तो सुना ही होगा पानी के अंदर फ्लोराइड, तो जनरली बोलते हैं फ्लोराइड अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्लोराइड अच्छा होता है लेकिन कम अमाउंट में। कितना? 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। अगर 1 मिलियन में 1 फ्लोराइड आयन है तो वो हमारे, ठीक है, टूथ के लिए अच्छा है, उसके डीके को वो रोकता है, प्रिवेंट करता है, मतलब 1 ppm तक तो अच्छा है। फिर अगर मैं कहता हूं इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी सिर्फ 0.5, 1.5 ppm ऑफ द फ्लोराइड आयन इन वाटर लीड्स टू मोटल्ड टीथ। ठीक है, टीथ को मोटल्ड कर देता है अगर 0.5 कंसंट्रेशन भी फ्लोराइड की बढ़ गई पीने वाले पानी के अंदर। आ रही इंपॉर्टेंस समझ में PPM की, कि सिर्फ 0.5 किसमें, 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन अगर मैं कह रहा हूँ H2 के पार्टिकल, उसमें 0.5 उसका, यानी मैं बोल सकता हूँ 0.5 पार्ट भी एक फ्लोराइड का बढ़ गया उसमें, तो हमारे लिए क्या होता है, वो अच्छा नहीं होता है। फिर उसके बाद देखना, और इससे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर बिकम पॉइजन। अगर ये मैं थोड़ा सा पहुँच जाऊँ ना 15-20 ppm, तब तो फिर हमारे लिए जहर ही बन जाएगा वो। आ रही बात समझ में? तो इसलिए PPM की, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये PPM क्या है, जरूरत क्या पड़ गई, वैसे हमारे पे इतने सारी कंसंट्रेशन टर्म है, PPM में क्या ही बात करते। तो इसलिए बात करते हैं बेटा क्योंकि उसकी एक एक पार्टिकल की एक अलग महत्व हो जाती है, इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो उसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये PPM को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर आप देखोगे तो अभी लास्ट PPM पे मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया। फिर से बोल रहा हूँ, PPM 4th कंसंट्रेशन टर्म जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन जो चैप्टर है, और रिडॉक्स के अंदर। फिर से नॉर्मेलिटी जो वहाँ पे 4th कंसंट्रेशन टर्म था उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसके अंदर, रिडॉक्स के अंदर। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना। खैर नॉर्मेलिटी के बारे में तो काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं लास्ट लेक्चर में, फिर भी और ज़्यादा आपको डिटेल में जानना हो तो हम रिडॉक्स में उसको देखेंगे, और PPM के बाद भी हम किस में बात करेंगे, रिडॉक्स में करेंगे। तो अभी सिर्फ PPM का मतलब क्या, बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।